मुझे बताया गया कि इस पूरे बेल्ट में अधिकांश अधिवक्ताओं का हमारा अपना लंबा संबंध भी आता है और उनकी भूमिका भी रहती है। आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमान नलिन कोहली जी, श्रीमती पिंकी आनंद जी, हमारी वरिष्ठ नेत्री भी है, बहुत सारे अलग अलग दायित्वों का वो निर्वहन कर चुकी है। श्रीमान नीरज गर्ग जी, श्रीमान रमेश गुप्ता जी, सामने भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी जी और समस्त मित्रों, चुनाव की इस बेला में प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में मैं अपनी बात कहने के लिए आया हूं। उस कहने के लिए यद्यपि एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते से मेरी अपनी एक भूमिका हो सकती मेरे दलों के साथ बात रखने की, लेकिन आज दल की कम है, दिल की ज़्यादा है। आपके बीच में कोई बात करूँगा तो इस नाते से भी करूँगा, मेरे को भी अध्ययन का शौक है। बीएससी, एलएलबी, एलएलएम, एमए, एमबीए, पीएचडी, ये सारी अलग अलग समय पे अलग अलग डिग्रियां लेकर के भी मन में लगा कि हाँ, हम कई बार लोग कहते कि इतने पढ़ लिए तो राजनीति में क्यों आए। तो हमने कहा कभी ये भी तो प्रश्न करते हो कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आते, तो ये उदाहरण भी बनना चाहिए ना। पढ़ने लिखने के बाद क्यों नहीं आना चाहिए। तो पढ़ने लिखने का अपना महत्व है, पढ़ने लिखने का अपना मजा, लेकिन पढ़ने लिखने के साथ हम अगर अपने इस राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के प्रति जो हमारी भावना है उसका निर्वहन हम कर सकेंगे। और जैसे मैंने प्रारंभ में बात यहीं से शुरू की, मैं माननीय गुप्ता जी से समझना चाह रहा था कि मैं बड़ा ये जो विधानसभा का चुनाव है, ये बाकी सब क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से कई कई कारणों से इसको लोग अपने अपने कारण से देख रहे हैं, और देखने के दौर भी ऐसे हो गए कि जो कल तक साथ थे आज वो अलग अलग होकर के एक दूसरे को गाली दे के भी देख रहे हैं कि यार ये बात सही थी कि वो बात सही थी, पता ही नहीं चल रहा आखिर बात क्या है। तो कल तक जो दोनों इकट्ठे होकर तीसरों को गाली बक रहे थे, आज वो आकर के एक दूसरे को ही गाली बक के बता रहे हैं। हम सब उसके उदाहरण देखें और वो दौर भी देखे, वो समय भी देखे, क्योंकि मैं निष्पक्षता से बात करूंगा। अगर अधिवक्ताओं के बीच में बात करूंगा तो हम तो अपना पूरा बीता सारा समय देख करके हमारे मुवक्किल की तरफ से खड़े होकर के बात करेंगे, तो ये तथ्य भी ध्यान में आएगा कि कल जब आप जेल जा रहे थे तो आपके साथ वाले आपको सर्टिफिकेट दे रहे थे कि ये तो मोदी जी की गड़बड़ है भाई, ये तो आदमी बहुत सही है। लेकिन मान लिया वो हो गया लोकसभा चुनाव, तो अब इसमें कुछ उस प्रकरण पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रकरण तो यथावत था। लेकिन आज ही आपने खुद ने कहा कि हाँ, हमारी बीते समय की गलती थी, वास्तव में तो ये गलत प्रकरण में आए। तो ये लोकतंत्र की लाज केवल 5000 साल पहले हम सब जानते हैं उस दौर में कि द्रौपदी की लाज नहीं उतारी जा रही थी। सच्चे अर्थों में अगर देश के अंदर ये लजाने वाली घटना अगर कहीं है तो इतना बड़ा ड्रामा पूरे देश में आजादी के बाद से कभी नहीं घटा, जो वर्तमान में अपनी आंखों के सामने से निकल के जा रहा है। समय तो आएगा और चला जाएगा, लेकिन इसमें एक बड़ी कीमत जो लोकतंत्र चुका रहा है, वो लोकतंत्र उस तरह से चुका रहा है कि एक अच्छा मौका आया था इस देश के सामने कि दलों की सीमा के बाहर जाकर भी कोई बुद्धिजीवी, कोई समझदार आदमी आकर के चुनाव की इस भूमिका में अपना रोल तय करके जो सब्ज बाग वो दिखा रहा था, उन सब्ज बागों के आधार पर राजनीति की दिशा बदल सकती है। कितनी आशा उम्मीदों के साथ शीला दीक्षित के शासन की विदाई और तथाकथित लाल की अगुवाई, लाल बोलो या वाल बोलो, पता नहीं क्या बोलो, लेकिन वाल तो कम से कम टायर ट्यूब की रक्षा कर लेता है, ये वाल डंडी लायक भी नहीं रह गए हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि एक एक करके जितने प्रकार से झूठ बोला जा सकता है उसकी भी कोई सीमा होगी। और हद तो तब हो गई जब इतने, मैं अभी पूछ रहा था माननीय गुप्ता जी से कि साहब ये
कोई व्यक्ति को कोर्ट ये कह दे कि आपकी जिस पद के लायक हो, जिस पद पे आप बैठे हो, आप कोई फाइल पे साइन नहीं कर सकते, फिर वो आदमी जेल में चले जाए और इस्तीफा नहीं दे, इसका क्या कोई ऐसा उदाहरण मिलेगा कभी? कई मामलों में तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे कई सारे लोगों को जिन्होंने कोई ने स्कूल का मुंह नहीं देखा होगा, लेकिन कोई कारण से ऐसा कोई मौका आ गया तो कम से कम जब कभी जेल का मामला आया तो उनको ओथ याद आ गई कि हमने किस पद के लिए शपथ लेकर के ये दायित्व का निर्वहन किया है, और किसी कारण से अगर हम जेल जा रहे हैं तो कम से कम वो सारे लोग जिस आशा अपेक्षा के साथ, अब अंदाज लगा लो, केवल मैं कभी सोचता हूं तो मेरे को उत्तर मिलता नहीं, शायद मैं सही हूं, आप अंदाज लगाइए ये जो जेल जाने वाला घटनाक्रम है, अगर मैं इसको शब्दों से पिरो के बोलना चाहूंगा तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि केवल अकेले एक सज्जन जेल नहीं गए, जेल एज ए मुख्यमंत्री हो गए, तो इसका मतलब है कि दिल्ली के सभी वोटर के मान सम्मान को जेल ले गए, सबकी इज्जत आबरू उतारने का काम वो जेल की घटना ने किया है। और ये जेल की घटना के बाद या तो वो उस समय सही थे, तो जनता के बीच जब आकर के सच्चे अर्थों में एहसास हुआ, जो माननीय गुप्ता जी ने भी कहा है कि ये सोच लेना अकेले में तो बहुत लगता है कि हाँ मैं जो कह रहा हूं वही सही है, लेकिन जनता जनार्दन होती, जनता भगवान होती, और जब तक ये जो आधा मोटी चमड़ी के लोग जिनको जल्दी समझ में नहीं आती, राजनीति में बहुत सारे प्रकार की बातें बहुत सारी बार होती है, लेकिन इस प्रकार की कोई अवस्था बन जाए और इस तरह की घटनाओं के बाद जैसा हमको ध्यान में आता है, तो आज का ये चुनाव सच्चे अर्थों में बाकी लोगों की सजगता का है ना है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि इनके जेल आने और जाने में सबसे बड़ी आशा उम्मीद के भरोसे से जुडिशरी के पूरे सिस्टम को संभाल के रखने की जवाबदारी अधिवक्ताओं की है। इसलिए मुझे इस बात की गंभीरता के साथ एहसास है कि आपकी चेतना का रोल सबसे ज्यादा है, केवल इस सीट पे नहीं, जहां तक जितने दायरे में ये दिल्ली लोकसभा विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, जहां जहां हम सब रोल अदा कर सकते हैं, वहां वहां इस प्रकार की घटनाओं के बारे में इसी एहसास से बात करने की जरूरत पड़ेगी कि कल को फिर ये तो हो जाएगा 2 दिन बाद जो होना है, लेकिन कल को वापस कोई ऐसा उदाहरण बना के नहीं आ जाए कि इस तरह की बात से मजाक बने। क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि अगर मैं चुनाव के दरमियान बात कर रहा हूं और लोकतंत्र के अंदर की बात कर रहा हूं कि इस लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए आजादी के समय जितनी बड़ी भूमिका बैरिस्टर की थी, अधिवक्ताओं की थी, मैं मान के चलता हूं क्रांतिकारियों, बाकी शहीदों और अलग अलग लोगों ने भी बड़ी भूमिका अदा की, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका तो अधिवक्ताओं की थी, जिन्होंने महात्मा गांधी के रूप में अपनी एक पहचान बनाई, या ऐसे बहुत सारे नाम हैं स्वनाम धन्य। और बल्कि उस समय उनने उस काल के दरमियान भी, आजादी के बाद भी, आजादी का हमारा जो एहसास कराने वाला बाद का समय कैसा होगा, तो उसमें अंबेडकर जी से लगा करके मदन मोहन मालवीय तक कई मसलों में अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व ने अपनी बड़ी भूमिका अदा की। तो आज तो मैं यहाँ सतीश उपाध्याय जी के लिए आया, और सतीश उपाध्याय जी, मैं नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि वो यहाँ नहीं है। आदमी की अच्छाई बुरी की बात तभी करना चाहिए जब वो अपने बीच में ना हो, और चुनाव के दौर में अगर आप उनकी बात कर रहे हैं तो पार्षद के रूप में उनका रोल अपन ने देखा, बड़ी सरकारी अलग भूमिका में भी रोल देखा, लेकिन आदमी से ज्यादा आदमी का जीवन सब कुछ बता देता है, उसके जीने के तरीके, उसके रहने सहने के तरीके, उसकी सारी व्यवस्था है, वो अपने आप कहानी बता देती है। जैसे आज लाख चाहे जो जिसको बोलना बोले, राजनीति में पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे बोलते हैं, और मजाक तो तब आता है कि जिनकी 4 पीढ़ियों से जो बात को लेकर के आज नेता प्रतिपक्ष की भूमिका के रूप में बात कर रहे हैं, और वो गलतियां उसमें ढूंढ रहे हैं जिसके खानदान में कभी उनके पहले कोई चुनाव ही नहीं लड़ा है, और वो 70 साल का हिसाब एक ऐसे व्यक्ति से ले रहा है जो उनके अपने घर में उनकी आस औलाद भी नहीं है, और ना उनके परिवार में अतीत के काल में कोई बड़ी भूमिका थी। तो ये सारी गलतियों की कौन हिसाब मांग रहा है?
किसको समझ में आ रही? तो ये आज के इस दौर में हम सबके लिए ये ज्यादा बड़ी महत्व की भूमिका है कि हम कहने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन सच्चे अर्थ में हमको इस बात का गर्व है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो भारत है। हमें इस बात का गर्व है, हमारे देश का ये लोकतांत्रिक पक्ष बहुत मजबूत है। और उससे बड़ी एक और बड़ी भूमिका है कि लोकतांत्रिक देश के अंदर अगल बगल में भले ही कुछ भी होता हो, चारों तरफ अगर हम विश्व के परिदृश्य में देखें तो हमारे अड़ोस पड़ोस से, साउथ एशिया से लगा करके, एशिया और एशिया से लगा करके आगे तक भी चले जाओ तो यूरोप तक एक अलग प्रकार की हवा चल रही है। लेकिन परमात्मा की दया से हमारा देश आज अपनी लोकतंत्र की जड़ों को और गहरा कर रहा है। आज भी यहाँ हमारी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के प्रति एक विश्वास बना हुआ है। यद्यपि थपेड़े तो हमने भी बहुत खाए हैं, लेकिन खाए हुए थपेड़ों में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट भी हमको याद आता है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने अपनी भूमिका अदा करके इस देश के प्रधानमंत्री से पहले उनको अभियुक्त के रूप में देखा और उनकी गलती का एहसास कराया। ये हमारी जुडिशरी की उस समय की गहराई जिसने हमको गौरवान्वित किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो फैसला आज भी मिसाल बनता है। और उससे बढ़कर गौरवान्वित करने वाली बात और गौरव देने वाली बात भी कि हमारी देश की सेना ने, हमारे देश के न्यायालय ने अपनी अपनी सीमा उल्लंघन नहीं किया। अपने अपने दायरे के अंदर प्रेस सेंसरशिप से लेके जो होना था सब हुआ, लेकिन उसके बाद भी जहां से लोकतंत्र ने दोबारा जनता पार्टी में एक नई सरकार बनाई और दुनिया देखती रह गई, इतने उथल पुथल के माहौल में भी लोकतंत्र गौरवान्वित कर रहा। हर एक कोई अपने दायरे में है। बड़ी से बड़ी सत्ता का सहज परिवर्तन हो जाना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 60 साल बाद एक व्यक्ति तीसरी बार शपथ ले रहा है और उनकी सरकार चल रही है और दुनिया के लिए बोलने में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन बोलने वाले भूल जाते हैं कि जब उनकी दल की सरकार दिल्ली में हुआ करती थी तो सबसे ज्यादा सरकारों को अपदस्थ करने का रिकॉर्ड भी उनके हाथ में। छोटी छोटी बात पे, बिना बात के, मैं उस राज्य से आता हूं, जब 90-92 के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई कारण से गोली चलती है, वहां की सरकार के ऊपर कोई प्रश्न कर सकते हो, करिए, लेकिन उस वोट के लालच में मध्य प्रदेश में अच्छी खासी चलती हुई सुंदरलाल पटवा की सरकार को भी बर्खास्त करने का पाप कांग्रेस के सिर पे आता है। कांग्रेस बच नहीं सकती उससे। कांग्रेस के जो चरित्र है, चूंकि लोकतंत्र है और चुनाव की बेला में मैं आया हूं, तो हमको अपना कोई मत बनाने के पहले इन सारी बातों को भी स्मरण करने की आवश्यकता पड़ेगी, जिनके भरोसे से हमारी मन की भावना, सवाल एक वोट का नहीं, सवाल वोट से पहले वोट की गहराई का है, हमारे मन के भाव का है। बदलते माहौल में हमको सारी परिस्थिति का पुनरावलोकन करने की जरूरत है। तो आज के इस अवसर पर मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि ये वर्ग ही वो है जहां मैं विस्तार से इस प्रकार की बात कर सकता हूं, अन्यथा हमारी बड़ी मुश्किल जाती है। मुख्यमंत्री की तो और मुश्किल जाती है, वो इतनी सारी बात करे और आम जनता सामने बैठे तो मालूम पड़ा आधे ऊपर उठ के चले जाए कि पता नहीं क्या बोल रहे, भगवान जाने इसका क्या लेने देना है। आज का जमाना तो ऐसा आया है कि हम अपनी अलग से अलग लोक लुभावन योजनाओं की बात करें तो ताली बजा के मजा मिलता है। ये फालतू की बात लगती है दूसरे प्रकार की। अगर पुराने गधे मुर्दे उखाड़े तो उनको लगता है कि ये इनसे क्या लेने देना है, आज की बात से क्या लेने देना है। लेकिन ये बात इसीलिए मैंने विस्तार से कही कि प्रबुद्ध जनों के बीच में वो सारी बात कर रहा हूँ जिस बातों के लिए आप सबके सामने ये बात को लाना ज्यादा आवश्यक समझता हूँ। तो मैं तो अपने उस राज्य से भी आता हूँ जहाँ 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने अपनी खुद के जीवन के आधार पर सच्चे अर्थों में हमारे भारतीय होने का गौरव बढ़ाया और उनके अपने जीवन के एक एक पक्ष से सदैव उनने आज भी उस आलोकित करता हुआ उनका जीवन सबको लालायित करता। विक्रमादित्य और उनका सिंहासन, विक्रमादित्य और उनकी अपनी कहानियां, विक्रमादित्य और वीरता, विक्रमादित्य और न्याय, कितने प्रकार का एक व्यक्ति में कोई गुण हो सकता है। इतना सारे गुण होने के बाद भी मूल जो स्वभाव है वो गणतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है। और मुझे तो और गर्व होता है इस बात का, जब मैं बात करूंगा तो 5000 साल पहले भी हमारे इसी देश के अंदर ऐसी बड़ी घटनाक्रम में सत्ता की ताकत चाहे जितनी हो, सत्ताधीश सत्ता के पाने के बाद कितना ताकतवर हो सकता है,
लेकिन सत्ता को लात मारने वाला उदाहरण भी हमारे सबके बीच में से गुजरा है। जिनको भगवान के रूप में जाना गया, वो कान्हा आगे चल के श्री कृष्ण के रूप में अपनी पहचान बनाता है। कंस को हटाने के बाद दुनिया का पहला उदाहरण बना है, जब एक इतनी बड़ी सत्ता से हट करके सत्ता को लात मार के शिक्षा की महत्ता को स्वीकार किया। तो वो घटना जो मथुरा में घटती है, लेकिन वो बालक पढ़ करके उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आता है। ये हम सबका सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर मैं दोबारा वापस विधानसभा चुनाव के अभी से लेके कल 5 बजे तक का ये जो बचा हुआ समय है, एक एक मिनट अपना कीमती समय का सदुपयोग करते हुए भाई सतीश उपाध्याय जी और समूचे इस भाजपा परिवार के लिए मैंने अपनी बात को विस्तार से और समझाते हुए करने का प्रयास किया। उम्मीद करूंगा आप मेरी बात से सहमत होंगे। तो अपनी अपनी भूमिका अदा करते हुए निश्चित रूप से इस फैले हुए कीचड़ में कमल खिलाने में आप मदद करेंगे, इस भाव के साथ अपनी बात रख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।